Hello everyone, welcome to the first chapter of class 11 volume 2 that is the mechanical properties of solid. अब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द इलास्टिसिटी। और ये जो वीडियो सीरीज आपको मिलेगा इसमें पहले के 2 या 3 क्लासेस दैट मीन द फर्स्ट फ्यू क्लासेस विल बी फोकस्ड ऑन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स, ओके, clearing your basic concepts. After that, I will upload a video which will mainly contain the formulas of the chapter that will help you to solve the numericals. And after that, I will upload one video for the PYQ of the NEET exam. And after that, one video will be mainly for you to practice the MCQs related to this concept. Okay, so without wasting time, let's start. सो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड्स मतलब क्या होता है आपको ये पता होगा, मतलब सॉलिड बोलते ही हम लोग के दिमाग में आता है किसके बारे में? रिजिड बॉडी के बारे में। ओके, रिजिड बॉडीज के बारे में। अब रिजिड बॉडी जब भी हम लोग बात करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि ये बहुत ही हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट है, राइट? हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका कोई डेफिनिट शेप होगा, जिसका डेफिनिट शेप होगा एंड साइज होगा, यही हम लोगों के दिमाग में आता है। बट एक्चुअली इन रियलिटी, अगर हम लोग रियलिटी में आते हैं तो इन रियलिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दैट मीन्स solids, that means this rigid body, that means this solid object, they in reality they can be stretched, compressed and bent, right? दैट मीन्स जब भी, अब ये कब होगा? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये कब होगा? व्हेन वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है जिसके वजह से बॉडी स्ट्रेच कर रही है, कंप्रेस हो रही है, बेंड कर रही है, दैट मीन्स इन वन लैंग्वेज वी कैन से दैट द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, राइट? जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म हो रही है, वो वाला जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस वन एज द deforming force. Okay, deforming force. That means in simple language what we can say that in case of in practical life जब rigid body है, अगर rigid body के ऊपर अगर हम लोग external force apply करते हैं, then by the application of the external force the body can be stretched, compressed and bent. That means it is deformed, and this external force which changes the size and shape of a body इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, ये हो गया हम लोग का डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखो क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव दिस स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को मैंने एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या हो गया? इस स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया। अब जब भी मैं इस फोर्स को छोड़ दूंगी तो क्या होगा? ये स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स जब भी ये डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग रिमूव करेंगे, अगर बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है तो बॉडी का ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। आई होप आप सब कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो। सो हम लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या मिल रहा है? कॉन्सेप्ट मिल रहा है इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी का। then what is elasticity? You can say that agar if a body regain its original shape and size, original shape and size after removal, okay, after removal of deforming force, then it is said to be elastic body and this property, और ये जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये एक प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करती है वंस यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड अगर बॉडी ऐसा टाइप का कोई प्रॉपर्टी शो करती है
तो उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे और इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। ओके, सो ये बॉडी का एक टेंडेंसी है, ठीक है। अब देखो, ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या डेफिनेशन आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी टू oppose any change, it is the tendency to oppose any change in its shape, size, okay, by a body, by a body. That means या तो वो फोर्स अप्लाई करने के बाद, रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल पोजीशन वापस मिल रहा है, या तो वो चेंज करने ही नहीं दे रहा है, दैट मीन्स उसका ऑपोजिंग पावर ज़्यादा है। तो इस दोनों केस को हम लोग, दोनों डेफिनेशंस को ही हम लोग इलास्टिसिटी का डेफिनेशन मान के चलेंगे। देखो, नॉर्मली बचपन से आपने सुना होगा कि सपोज मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक रबर बैंड, अब ये रबर को क्या होगा, अगर मैं रबर को इधर खींचूं, एक फोर्स दे दूं, तो फोर्स से वो क्या होगा, सपोज दोनों तरफ से खींच रही हूँ, तो ये फोर्स की वजह से ये इलोंगेट होगा, बट आफ्टर द रिमूवल इट ओरिजिन अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट। लेकिन उधर ही एक स्टील का एक बार है, ठीक है, एक स्टील का एक बार है। अब स्टील को भी सेम फोर्स दे रहे हैं, तो ये तो खींच ही नहीं रहा है, राइट। तो आपको लगेगा कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, बट नहीं, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना होगा। डेफिनेशन में बोला है जो जितना टेंडेंसी ऑपोज करने का होगा दैट विल बी मोर इलास्टिक। मतलब आप सेम टाइप ऑफ फोर्स दो, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रबर बैंड हो सकता है ब्रेक हो जाए, टूट जाए, बट सेम टाइप ऑफ फोर्स के लिए हो सकता है स्टील में कोई चेंजेस ही ना हो। दैट मीन्स स्टील के अंदर का जो प्रॉपर्टी वो ऐसा है कि वो अपना जो शेप एंड साइज है उसको अगर कोई चेंज करने का कोशिश करे, उसको रोकने का जो पावर है वो स्टील में ज़्यादा है और रबर में कम है, ठीक है। तो यही है इलास्टिसिटी का डेफिनेशन। तो आप ये बोल सकते हो अगर दोनों में क्वेश्चन आए कि विच वन इज मोर इलास्टिक, सो स्टील और रबर, यू विल आंसर स्टील इज मोर इलास्टिक। ओके, स्टील इज मोर इलास्टिक, ये आप लोग लिखोगे। क्लियर हुआ, आई होप। मोर इलास्टिक, तो सिर्फ देखने से नहीं होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के उसका जो डेफिनेशन है उसको लेके हम लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। तो ये है इलास्टिक। अब देखो, अब नॉर्मली क्या होता है, पहले हम लोगों ने कर लिया डेफिनेशन इलास्टिसिटी का, बट अब रीजन भी जानते हैं कि इलास्टिसिटी ओरिजिनेट क्यों हो रही है, व्हाट इज द ओरिजिन, राइट। इलास्टिक बिहेवियर, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा, एक इजी सा मॉडल है। जैसे सपोज ये ग्रीन कलर का जो बॉल है, ये डिनोट करता है, इट डिनोट्स द मॉलिक्यूल्स और द मॉलिक्यूल्स सपोज और द एटम्स ऑफ कोई एलिमेंट, ठीक है। सपोज ये स्टील ले लो या कोई भी एलिमेंट ले लो, तो ये हम लोगों का डिनोट कर रहा है एटम्स ऑफ अ सॉलिड। ओके, दिस आर डिनोटिंग द एटम्स ऑफ अ सॉलिड। अब इस एटम ऑफ द सॉलिड को हम लोग सोच लेते हैं, ये दो एटम एक दूसरे के साथ स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये क्या कर रहा है, स्प्रिंग से अटैच्ड, लाइक दिस। हाँ, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, उतना कुछ अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज द केस। अच्छा, अब देखो, दो बॉल के बीच में ये स्प्रिंग है। अब कोई भी कारण से अगर किसी एक को अगर बाहर से फोर्स देके डिफॉर्म करने का कोशिश करते हैं, कोई भी फोर्स, सपोज इस फोर्स को देके हम लोग इसको खींचने का कोशिश करें, तो क्या होगा, स्प्रिंग खींचेगा। बट जब भी स्प्रिंग खींचेगा तो अंदर से एक स्प्रिंग के अंदर और एक फोर्स क्रिएट होगा, that is known as restoring force, that is known as restoring force, ठीक है। उस रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से जब भी आप ये एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको जब भी रिमूव करोगे, तब ये वाला फोर्स पिक्चर में आएगा और ये उस एटम या उस सॉलिड को अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने में मदद करेगा, करेक्ट। सो दिस इज द ओरिजिनल, मतलब दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी, करेक्ट। सो सिंपली आप ये बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई एक सॉलिड है, सॉलिड अगर मेरे पास है तो सॉलिड में क्या है, एटम्स है, एंड मैं एटम्स को क्या करूँगी, एटम्स को मैं सोच लूँगी कि इस ऐसा सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है। अब अगर मैं एटम्स के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूँ, डिफॉर्मिंग
फोर्स अगर अप्लाई करूं, सपोज F इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, अ रीस्टोरिंग फोर्स will come into the picture, restoring force come into the picture, and इसके वजह से ही हम लोगों का क्या होगा, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी हम लोगों को मिलेगा, इलास्टिसिटी, बिकॉज इस रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से ही क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और यू कैन से सॉलिड will regain its original shape and size. Okay, I hope ये point आपको clear हो गया. So this is the case, that means this is the elastic behavior, you can say, of the solid we have discussed on the basis of spring ball model. Okay, इस model को हम लोग बोलते हैं spring ball model. तो चलो इतना आपको क्लियर हुआ. तो अब इतना समझ में आ रहा है कि एक कोई अगर सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स देंगे तो वो फोर्स के वजह से क्या होगा, उस सॉलिड में डिफॉर्मेशन होंगे, और अगर फोर्स को अगर हटा ले तो वो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आएगा. बट इस डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है, अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है, and that force is called restoring force, and mainly this force is responsible to gain ओरिजिनल शेप एंड साइज. क्लियर. अब इसी से ही, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी में एक टर्म है दैट इज द स्ट्रेस, दैट वी विल डिफाइन. ओके, अब इलास्टिसिटी को अच्छे से समझने के लिए 2 या 3 टर्म्स हैं, दैट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये 3 टर्म हम लोग अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेस के बारे में. देखो स्ट्रेस क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन दूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया. ओके, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया of cross section of the deformed body is called the stress. Okay, that means you can say that stress is equal to the restoring force. I'm denoting it by FR, restoring force divided by, suppose, the area of the body. This is the area of the body. This is the formula, general formula for the stress. Clear? This is the general formula for the stress. तो समझो अब क्या होगा कि नॉर्मली क्या होगा, सपोज मेरे पास एक सॉलिड है, सपोज दिस इज द सॉलिड. अब इस सॉलिड का एक जो पोर्शन है ये मैंने फिक्स कर दिया है, दिस पोर्शन इज फिक्स्ड. ओके, दिस पोर्शन इज फिक्स्ड. अब मैंने क्या किया, अब मैंने इधर से इस सॉलिड को खींचने का कोशिश किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स F सपोज इट इज द एक्सटर्नल फोर्स F. अब सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड. ओके, अब देखो जब भी F एक्सटर्नल देंगे तब बॉडी के अंदर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होने लगेगा, दैट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स FR. ठीक है. अब एक लिमिट तक, मतलब मोस्टली अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब जब भी आप एक्सटर्नल हटाओ तो FR अब उसको ओरिजिनल शेप और साइज ला दे, दैट मीन्स इफ द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके, मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं, इक्विलिब्रियम अगर ऐसा हो, दैट मीन्स इन दैट केस F एक्सटर्नल और FR का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है. क्लियर. डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू सेम आता है. तब हम लोग इस स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं. सिग्मा नहीं, ऐसे ही करो, स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस को हम लोग तब क्या लिखेंगे, स्ट्रेस को हम लोग FR नहीं लिख के नॉर्मली नॉर्मल F एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल बाई A. ओरिजिनल डेफिनेशन तो FR है, रिस्टोरिंग फोर्स का, बट इन 99% ऑफ केसेस, दैट मीन्स जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उधर F एक्सटर्नल और FR सेम होगा. तो ये फॉर्मूला हम लोग उस समय यूज करेंगे. क्लियर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस. अब ये स्ट्रेस क्या होता है, देखो ये स्ट्रेस के कुछ चीजें देखनी है. ये स्ट्रेस होता है एक स्केलर क्वांटिटी.
ओके, स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअली इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट आपको अभी के लिए याद रखना है ये एक स्केलर क्वांटिटी, टेंसर अभी आप लोगों का सिलेबस में नहीं है। ओके, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। इसका प्रॉपर्टी आप सोच सकते हो फोर्स बाय एरिया, दैट मीन्स प्रेशर, बट ये प्रेशर नहीं है मेनली, आप याद रखना दिस इज स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। विच टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन मेनली ये है, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया लिख दो, हाँ ये इक्वल होता है बोल के हम लोगों ने लिखा है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस। अब स्ट्रेस तीन टाइप का होता है, ठीक है, वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस होता है हम लोगों का थ्री टाइप। फर्स्ट टाइप इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, longitudinal stress. Second one is the volumetric stress, volumetric stress. And the third one is the shearing stress, shearing stress. So these are the three types of stress which we will discuss. पहले देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल to the surface of the object, then हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस हम लोगों का होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, क्या क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। वन इज टेंसाइल stress and another one is compressive stress, compressive stress। अब देखो, अगर मैं बोलूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का जो पहला टाइप है जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, सपोज ये रॉड है, ये रॉड का ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है, ये ओरिजिनल लेंथ है एल। अगर मैं इस रॉड को एक ऐसे फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इसका लेंथ में अगर इंक्रीज कर दूं करके एल प्लस डेल एल कर दूं, तो कैसा टाइप का स्ट्रेस आएगा यहाँ पे, यहाँ इधर आएगा टेंसाइल स्ट्रेस। दैट मीन्स इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, मतलब इधर क्या हो रहा है, लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अगर स्ट्रेस अगर इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ की वजह से प्रोड्यूस हो तो दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। सिमिलरली कॉम्प्रेसिव क्या होगा, अगर लेंथ छोटा हो जाए, दैट मीन्स इधर पहले एल था अब हो जाए एल माइनस डेल एल। ओके, दैट मीन्स दिस स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ओके दिस स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू decrease in its length, decrease in its length। ओके, तो इस केस में सपोज इधर मैं इसको खींच रही हूँ, फोर्स इधर दे रही हूँ तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, आपके पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट को आप दोनों साइड से सपोज फोर्स दे रहे हो, तो ये क्या होगा, लेंथ में छोटा हो जाएगा, तो इस केस में जो स्ट्रेस आएगा दैट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही है, इजी है, कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है तो स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर इधर लिख के ही दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस की, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, अब इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है v। ओके, अब मैंने क्या किया, चारों तरफ से फोर्स दे दिया, चारों तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब ये फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर इसका ये जो बॉल है इसका वॉल्यूम सपोज छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, छोटा होके अब इसका वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल वी। बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या था v, छोटा वाला का वॉल्यूम हो गया v माइनस डेल वी। तो आपने क्या किया, इधर यू हैव अप्लाइड सम फोर्स, करेक्ट, ये फोर्स आपने दिया। तो इधर अगर मैं बोलूँ, अगर ये जो फोर्स है दैट इज द नॉर्मल फोर्सेस, इफ वी अप्लाई देम on the object all over the surface, we are applying them all over the surface, then what happens, then the volume actually changes, right? Then in that case the restoring force per unit area inside the object opposing the change in the volume is called volumetric stress,
okay, is called the volumetric stress. That means in this case stress क्या होगा, stress is equal to this force divided by area. now in this case of liquid अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं liquid pressure. this is liquid pressure. ओके, सो ये सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के वजह से है. लास्ट वन इज दिस शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग स्ट्रेस मतलब सपोज मेरे पास ये है, ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर मेरे पास है ये वाला एक ऑब्जेक्ट. सो मैं जस्ट एक रफली एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, या लाइक दैट. ओके, अब इस ऑब्जेक्ट का जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज शेडेड. ओके, अब मैंने क्या किया, अब देखो ये वाला जो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये सपोज फिक्स्ड है ग्राउंड के साथ, ये क्या है, इसको मैंने फिक्स कर दिया. अब अगर सपोज वी अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा, एक मैच बॉक्स ले लो, नीचे गम लगा के उसको जमीन के साथ चिपका दो. उसके बाद अगर ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हिल जाएगा, राइट. दैट मीन्स इसका जो नया पोजीशन मिलेगा वो कुछ मतलब ऐसा, ये इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर मैं नॉर्मली 3 डायमेंशनल नहीं करके आपको सिर्फ सिंपल 2 डायमेंशन से एक बार बताने का कोशिश करती हूँ. नॉर्मली ऐसा था, ठीक है, ये नीचे वाला जो पॉइंट था ये फिक्स था. ओके, ये फिक्स था. अब क्या हुआ, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये जो पोजीशन है ये थोड़ा इधर आ गया, सपोज ऐसे आ गया. क्लियर, ये ऐसे आ गया. दिस इज द न्यू पोजीशन, न्यू वन, एंड दिस सॉलिड कर्व डिनोट्स द ओल्ड वन. तो ये जो स्ट्रेस मिला इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस. इधर जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा, स्ट्रेस विल बी फोर्स बाय एरिया. नाउ कौन सा एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द एरिया, जिस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, that means when the force, you can say when the force is applied on an object along the tangential direction, that means the force is applied along the tangentially. Okay, it is applied on and the tangential direction, so you can write ft actually. Okay, tangentially जब force apply होगा in a direction to the surface, tangential direction to the surface of the object, then the stress produced is called the shearing stress. Okay, एंड ये जो काइंड ऑफ फोर्स है इट विल चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इस केस में इस सरफेस का जो नीचे वाला सरफेस होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा. क्लियर, so this is the case. That means the 3 type of stress we have discussed. One is longitudinal, other is volumetric stress, and third one is the shearing stress. I hope ये stress वाला पोर्शन आपका क्लियर हुआ, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना. ओके, अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इलास्टिसिटी में, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है. देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, यू नो, इन दिस ऑब्जेक्ट इफ यू अप्लाई अ फोर्स एफ तो क्या होगा, लेंथ चेंज होगा. सपोज वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सपोज लेंथ एल है, एल प्लस डेल एल हो गया. या सपोज ऐसा है कि इसका वॉल्यूम पहले वी था, अब ये छोटा हो गया, छोटा होके ये हो गया वी माइनस डेल वी. या इसका ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब ये देखने में कुछ ऐसा टाइप का बन गया. तो इन दिस केस ऑल द केसेस को चेंजेस शेप में दिख रही है, डायमेंशंस में चेंजेस दिख रही है. तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करेंगे, we will define this like change in dimension of the object, dimension of the object by original dimension, original dimension. ओके, डायमेंशन, ये होगा स्ट्रेन. दैट मीन्स आप बोल सकते हो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे तब क्या होगा, ये जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस फोर्स की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे शेप में, तो उस चेंजेस को ही बोलेंगे हम लोग स्ट्रेन हुआ है. और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज बाय ओरिजिनल डायमेंशन. आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट. अब ये स्ट्रेन, अब देखो दोनों केस में डायमेंशन है, सेम होगा. अगर लेंथ का चेंज हो तो डेल एल, अगर लेंथ का चेंज हो रहा है बाय ओरिजिनल लेंथ. अगर मैं वॉल्यूम चेंज को डेल वी बोलूँ, बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी बोलूंगी. ओके, तो इस केस में दैट मीन्स ऊपर का डायमेंशन नीचे का डायमेंशन क्या हो रहा है, एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम डायमेंशन. सो वन देन व्हाट यू कैन से, यू विल से दैट दिस ट्रेन इज एक्चुअली अ यू नो, इसका क्या होगा, इट विल हैव नो यूनिट, it will have no unit
ओके, और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा हम लोगों का स्ट्रेन। ओके, इतना पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब हम लोग टाइप के बारे में बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। इस केस में हम लोगों को 3 टाइप के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस, सॉरी नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करना है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। एंड द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में, ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा आपका, नॉर्मली सपोज मैंने क्या बताया कि ये एक लेंथ है एल इसका, अगर मैं फोर्स देके अगर इसका लेंथ अगर बढ़ा दूं, सपोज एल प्लस डेल एल कर दूं, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, दैट स्ट्रेन, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, this is equals to del L by L, this is the formula। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूं, तो मैंने सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम है V, अगर मैंने बहुत सारा परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया सब डायरेक्शन से सेम फोर्स, अगर सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होके आ गया V माइनस डेल V, ओके, सो ये पहले वाले का वॉल्यूम है, पहले वाले का जो वॉल्यूम है ये वाला है V, और अंदर वाला का वॉल्यूम V माइनस डेल V आ रहा है, तो इन दिस केस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन it will be del V by V, but we will put a negative sign here, क्योंकि इधर V और डेल V, मतलब नॉर्मली इस केस में डेल L ज्यादा हो रहा था, राइट, पॉजिटिव हो रहा था, बट इधर डेल V के वजह से वॉल्यूम घट रहा है, दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड अ नेगेटिव साइन हियर। लास्टली वी विल डिस्कस द शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होगा, तो सपोज यहाँ पे ये फिक्स्ड है, इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, सब अब सपोज इस ऑब्जेक्ट का ये वाला लेंथ है एल, ओके, अब इस ये क्या हो रहा है ना, इधर आप एक फोर्स दे रहे हो टेंजेंशियली, फोर्स देने की वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपनी जगह से ये ऐसे हो गया है। अब नीचे वाला देखो पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, राइट, तो इधर क्या हो रहा है, जो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग ले लेते हैं डेल एक्स, और ये जो एंगल हो रहा है इसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा एंगल से। सो नाउ इधर ये जो ट्रायंगल मिल रहा है आप देख सकते हो, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिधर ये एंगल क्या हो रहा है, इट इज 90 डिग्री। सो व्हाट वी आर गेटिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इधर डेल एक्स होगा परपेंडिकुलर और बेस होगा एल, तो इधर हम लोग का tan थीटा डेल एक्स बाय डेल एल। अब देखो थीटा इधर बहुत ही छोटा होगा, सो वी नो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन वी कैन राइट tan थीटा एज इक्वल टू थीटा वी आर गेटिंग डेल एक्स बाय एल। ये हो गया हम लोगों का शेयरिंग स्ट्रेन, ओके, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रॉब्लम था ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो स्ट्रेस मैंने डिफाइन कर दिया और स्ट्रेन मैंने डिफाइन कर दिया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो नॉलेज हम लोगों ने गैदर किया, इस नॉलेज से एक्चुअली एक जिनका नाम है हुक, ओके, जिनका नाम है हुक, तो इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से एक बेहतरीन एक लॉ बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ, ओके। अब ये हुक्स लॉ क्या होता है, मेनली ये हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन द इलास्टिक लिमिट, ओके, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब ये जो लॉ है जो कनेक्ट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो आप लोग जुड़े रहिए और क्लासेस को समझते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।